गाइस वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम लोग एसबीआई क्लर्क 2016 के मेंस का पेपर, इंग्लिश के मेंस का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर लेवल 2 स्टूडेंट्स। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, गो अहेड डाउनलोड द पीडीएफ। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्रोवाइडेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से डाउनलोड कर लो इसको खुद से अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्सिटी या जैसा भी है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। अगर आप 10 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हो तो वो आपका अपना अटेम्प्ट है, दैट इज़ योर ओन अटेम्प्ट। इस क्वेश्चन पेपर में हम लोगों को सीखना क्या है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, एक गुड स्कोर क्या हो सकता है इस पेपर में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं और टाइम कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम अपना थोड़ा प्लानिंग कर लेते हैं, ऑलराइट, कि ये जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं, ऑलराइट। और जो टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम में वो 35 मिनट्स मिलेगा। ये टाइम फिक्स है, इतने ही देर के लिए इंग्लिश का विंडो खुलेगा। 35 मिनट में आपको ये 40 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट ए स्कोर बिटवीन 25 to 30 विल बी अ वेरी गुड स्कोर, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चंस को सही 35 मिनट्स में कैसे बनाना है, ये हमारा स्ट्रैटेजी है। आप ऐसे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करना शुरू किए हो, अभी आपको पता चल रहा है कि आर्टिकल्स पढ़ने से और एडिटोरियल और बिजनेस के पेजेस पढ़ने से कैसे आपके वर्ड्स रिवाइज हो रहे हैं और आपको अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस बन रहे हैं। सो आप ये चीज़ें देखते चलो, खुद से ट्राई करो। 10, 15, 20, मैं सोचता हूँ कि आप अगर एक 20 के पास स्कोर कर पाए तो ये स्कोर आपका बहुत बढ़िया अटेम्प्ट है। अगर आपका स्कोर 15 आता है तो भी मैं बोलूँगा कि चलो यू हैव डन योर पार्ट। सो लेट अस गो अहेड एंड लेट अस सी कि ये क्या है। हालांकि आई बिलीव कि यू विल स्कोर मोर देन 12 बोलता हूँ मैं, मोर देन 20। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि क्या है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन शुरू होता है और मैंने आपको बताया है कि बैंक के एग्ज़ाम में कॉम्प्रिहेंशन हम लोग क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। वी जस्ट गो अहेड विद द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। सो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, नोट वर्दी। आप देखो, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, और बाकी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इधर कहीं होंगे। सो वी विल जस्ट स्क्रॉल डाउन और देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो बोल्ड में लिखे हुए हैं। तो एक वर्ड मुझे और यहाँ पे दिख रहा है जो कि है डेवियस और प्रोमोटिंग। वैसे तो मुझे सारे का ही इन तीनों का मतलब पता है, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा नीचे कि कहाँ हैं वो क्वेश्चंस जो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के हैं। तो तीनों क्वेश्चन एक लाइन से हैं, तो देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड नोट वर्दी। और नोट वर्दी मैंने आपको बताया है, जो नोट करने के लायक है, जिसका कुछ इम्पॉर्टेंस है। तो मोस्ट ऑपोजिट पूछा है। तो देखो क्या लिखा है, रिमार्केबल। रिमार्केबल तो नोट वर्दी ही हो गया, तो डी ऑप्शन ऐसे ही ख़त्म हो गया। ए नोट वर्दी का अननोटिस्ड। अननोटिस में मतलब ऐसा चीज़ जो नोटिस ना हुआ हो, ठीक है ना। इनडेफिनिट, ऑब्सोलीट, इनसिग्निफिकेंट। अब देखो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब मैंने बताया है आपको, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो, ठीक है ना, जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। इनडेफिनिट जो फाइनाइट नहीं है, और अननोटिस जिसका, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ, अननोटिस्ड जो नोटिस नहीं किया जा सके, और इनसिग्निफिकेंट जिसका बिल्कुल भी महत्व नहीं है, जिसका बिल्कुल भी महत्व नहीं है। हो सकता है, अब देखो ये भी है आपका सही ऑप्शन, इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। नोट वर्दी मतलब जो नोट के काबिल हो, जिसका महत्व हो, और इनसिग्निफिकेंट जिसका बिल्कुल भी महत्व ना हो, ये हमारा सही ऑप्शन है। डी को तो हमने, ये तो सिनोनिम ही था इसलिए इसको हटा दिया। अब देखो कि अननोटिस्ड क्यों नहीं होगा। अननोटिस्ड जिस पे ध्यान ना गया हो, तो ऐसा भी चीज़ हो सकता है जो इंपॉर्टेंट हो और जिस पे ध्यान ना गया हो। और ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब जो एकदम गायब हो चुका है, वैसी चीज़ को। तो यहाँ पे बी होना चाहिए सही ऑप्शन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन, बट आई बिलीव कि आपको ये सही करना चाहिए था। मोस्ट सिमिलर मतलब कि सिनोनिम, डेवियस।
कितने लोगों को डेवियस याद था? लेवल 2 स्टूडेंट्स जिनको भी डेवियस का मीनिंग पता था, प्लीज़ गो अहेड एंड राइट येस फॉर डेवियस। अब डेवियस का मतलब देखो यहाँ पे कैसे पता करना है, क्या क्या है ऑप्शन दिया हुआ। डिसऑनेस्ट, डिफरेंट, सीवियर, वेरियस, ट्रिवियल। अब डिसऑनेस्ट का मतलब आप जानते हो, बेईमान। डिफरेंट अलग, वेरियस अलग अलग, सीवियर बहुत गंभीर, और ट्रिवियल लेवल 2 के स्टूडेंट्स तो जानते हैं ट्रिवियल का मतलब वैसा ही कि वेरी लेस इंपॉर्टेंट, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और डेवियस का मतलब मैंने बताया था आपको, कनिंग टाइप का चीज़, धूर्त टाइप का चीज़, ठीक है ना, जो दूसरों को चूना लगा सके, तो या जिसमें बेईमानी भरा हो या विकेड चीज़ भरी हो, तो डिसऑनेस्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रोमोटिंग? अब देखो प्रोमोटिंग पॉजिटिव वर्ड है, बूस्ट करने वाला, एनकरेज करने वाला। देखते हैं क्या है यहाँ पे। डेमोलिशन, आज ही हमने लेवल 1 के वीडियो में किया है। डिलेइंग, देर करना। ब्रॉडेनिंग, किसी चीज़ को फैलाना। पोस्टपोनिंग और हैम्परिंग। तो इसमें तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि जब आप प्रमोट कर रहे हैं तो इसका उल्टा आप क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। तो देखें यहाँ से 3 क्वेश्चन हमने बना लिया, सो 3 मार्क्स फ्रॉम हेयर। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको नेक्स्ट में एक और कॉम्प्रहेंसन है, मेंस में 2 कॉम्प्रहेंसन होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया अभाव। ये अभाव मैंने आपको बताया है लेकिन शायद याद नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी कम डिस्कस हुआ है, काफ़ी रेयर वर्ड है। अब देखो एक और वर्ड क्या आ गया आपका, ऑल द लेवल 2 स्टूडेंट्स एंड लेवल 1 स्टूडेंट्स ऑल्सो, प्लंज। तो ये हम लोग रोज़ करते हैं और कहाँ पे आया है ये आया है SBI के क्लर्क में, मेंस में। और ये देखो सीरीन, लेवल 2 के स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू सीरीन का मतलब क्या होता है। सो आउट ऑफ द 3 वर्ड्स 2 यू नो। नाउ लेट अस गो अहेड एंड लेट अस सी कि क्वेश्चंस कैसे हैं, ठीक है ना। एंड गाइज प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो सो दैट आपको स्ट्रैटेजी का थोड़ा पता लग जाए। कहता है मोस्ट सिमिलर, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, मोस्ट सिमिलर टू अभाव। अब अभाव का आप नहीं जानते हो मतलब, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। प्लंज, प्लंज का अपोजिट बताना है, तो प्लंज का मतलब ही होता है गिरावट और इस तरह की चीज़। तो देखो स्प्री, ये वर्ड हमने डिस्कस किया है ना, शॉपिंग स्प्री, किलिंग स्प्री, तो ये तो होगा नहीं। बी डक, डक मतलब किसी चीज़ से बचना, और एक बत्तख, वो ये भी तो होने का चीज़ ही नहीं है। सी स्वूप, और डी एसेंट। अब एसेंट का मतलब तो आपको पता है चढ़ाई, तो आ गया ना हमारा मोस्ट ऑपोजिट एसेंट। कितना इजी क्वेश्चन है ये। तो एक नंबर और यहाँ पे आ गया, तो 4 मार्क्स। वी आर नाउ एट 4 मार्क्स विद इन नो टाइम। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग सीरीन? जिनको भी सीरीन का मतलब याद है, गो अहेड एंड राइट सीरीन इन द कमेंट बॉक्स। अब देखो सीरीन का मतलब मैंने आपको बताया था कि सीरीन कोई दृश्य होता है, सीरीन कोई व्यू होता है, मतलब जो बहुत ही सुंदर हो, शांत हो और आपके मन को एकदम शांत कर दे, अच्छा फीलिंग दिला दे। तो यहाँ पे क्या क्या देखो दिया हुआ है, आप इसको ऑप्शन से भी छाट सकते थे। कैसे? एजिटेटेड, कोई बहुत बौखलाया हुआ, और टर्ब्यूलेंट, मैंने आपको बताया ना कि टर्ब्यूलेंस आता है तो जहाज़ कैसे डगमगाने लगता है, और पानी में टर्ब्यूलेंस आ रहा है मतलब बहुत करंट आ रहा है, और आपका अगर बिहेवियर टर्ब्यूलेंट है तो बिल्कुल एजिटेटेड की तरह है। और क्लैमरस, देखो क्लैमर आपको पता है, हंगामा करके, शोर करके किसी चीज़ का डिमांड करना, तो क्लैमरस वैसा आदमी हो गया। और डी एनवाइड, चिड़चिड़ाया हुआ। चारों नेगेटिव वर्ड, एक वर्ड ही आपके पास बचता है। तो अगर थोड़ा कॉमन सेंस लगाया जाए और थोड़ा वर्ड्स का, ये देखो यहाँ पे आप, ये सारे वर्ड्स तो आंसर नहीं है, लेकिन इन्होंने आपके आंसर को खोजने में कैसे मदद किया। सो अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपका बनता है तो यू आर नाउ गोइंग टू स्कोर गुड। तो सीरीन का जो ऑप्शन है वो प्लेसिड हो जाएगा, और प्लेसिड भी हमने देखा है लेवल 2 के स्टूडेंट्स ने, सीरीन भी देखा है। सो यहाँ से 2 मार्क्स उठाया, तो वी आर नाउ एट 5 मार्क्स। ओके, एंड नाउ लेट मी गो टू दिस क्वेश्चन। अभाव, अभाव का मतलब पता है, जब हम लोग किसी चीज़ से बहुत हेट करते हैं, मुझे भी इसका मतलब ठीक नहीं याद आ रहा है, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि अभाव का मतलब जब हम लोग किसी भी चीज़ से हेट करते हैं, वी जस्ट डोंट लाइक इट। तो रिप्यूडिएट, सेंसर, प्रोक्लेम, प्रोक्लेम तो होगा नहीं, और डिसेंट और एब्ज्योर। डिसेंट और एब्ज्योर में मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि, देखो मैं टीचर होके भी खुद ये बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर रहता तो मैं ई मार के आता और ये मेरा एक वाइज गेस होता, ठीक है ना। तो 5 में से 1, 6 में से 1 तो वाइज गेस
लेने का अधिकार बनता है मुझे, अगर आप भी कॉन्फिडेंट हैं कि 6 में से 5 सही हैं तो। और इसमें भी मैंने वाइज गेस लिया है, वाइल्ड गेस नहीं लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। अब ये जो यहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें जो इन क्वेश्चंस में ना एक पार्ट आपको बोल्ड में लिखा हुआ है 17, एक पार्ट बोल्ड में लिखा हुआ है, और उसी बोल्ड के पार्ट को देखो यहाँ पे टू राइजन द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स, इसी बोल्ड के पार्ट को क्या किया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक इसका सही ऑप्शन है। तो देखते हैं हम जरा क्या लिखा है। इन 2013 द रूपी वाज एट एन ऑल टाइम लो ऑफ 68.85 अगेंस्ट द डॉलर एंड द सेंट्रल बैंक हैड आस्क्ड कमर्शियल बैंक्स टू राइजन द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट टू शोर अप रिजर्व्स। देखो लेवल 1 के स्टूडेंट्स भी ज़रा ध्यान देंगे, और लेवल 2 के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है आपके लिए ये। आपको इतने लंबे चौड़े सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आप देख लो ये कि ये गलत है या नहीं है। तो टू के बाद राइजन लगा है यहाँ पे, टू के बाद वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया, इसका मतलब कि ये गलत सेंटेंस तो है, ये हमें पता है। और फॉरेन करेंसी को बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो मैंने आपको बताया है कि फ़ंड को हम लोग क्या करते हैं, रेज़ करते हैं। और देखो आज वो क्वेश्चन बन के कैसे आया है आपके सामने। और टू के आगे वर्ब जो है वो कैसा रहेगा, नेचुरल फॉर्म। तो टू रेजेस तो हम लोग पहले ही ए को काट देंगे, ठीक है ना। एंड हैड, और देखो यहाँ पे द सेंट्रल बैंक हैड आस्क्ड कमर्शियल बैंक्स रेज्ड ऑफ द फॉरेन करेंसी, ये सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब क्या बच गया आपके पास, ऑप्शन 2 बी और डी। तो एक जगह है टू रेज द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स और दूसरा है टू रेज विथ द फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स। तो ऐसा कभी आपने देखा है टू रेज विथ द, कभी भी हमने नहीं देखा, हम हमेशा फंड्स को रेज करते हैं। तो इस तरह हमारा बी ऑप्शन हो गया। ओके तो आपको हल्की समझ होनी चाहिए, और कुछ ग्रामर के मैंने जो बेसिक रूल्स बताए हैं बस वो याद होने चाहिए और उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पता नहीं शायद 19 क्वेश्चन है ये। In the last couple of years, for developers saddled with unsold inventory and the equity markets taking off, the Indian property market has transitioned from a seller's market into a buyer's market. Alright, मुझे ये क्वेश्चन देखकर आई फेल्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप ये क्वेश्चन दोबारा बना रहे हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड पोस्ट अ कमेंट। एनीवे, दोबारा बनाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो देखो क्या लिखा है, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर डेवलपर्स सैडल्ड विद अनसोल्ड इन्वेंट्री। अब देखो सबसे पहले तो आपको सैडल्ड विद का मतलब पता होना चाहिए और इन्वेंट्री का मतलब पता होना चाहिए। तो इन्वेंट्री का मतलब एक तरह से होता है क्या, गोडाउन, स्टोर हाउस। और सैडल, घोड़े के ऊपर वो जो सीट लगाते हैं, बांधते हैं उसको, उसी को सैडल कहते हैं। तो जो कोई भी चीज़ सैडल्ड होता है किसी चीज़ से तो उसके बोझ से दबा होता है। तो अब ज़रा देखो कि, और ये क्वेश्चन एक मैं मांगूंगा कि थोड़ा अगर आप नहीं भी बनाओगे तो एग्ज़ाम में आपका काम चलेगा। तो ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ भी सकते हो, यहाँ मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, शायद आप समझ जाओ। कहता है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में फॉर डेवलपर्स सैडल्ड विद अनसोल्ड इन्वेंट्री एंड द इक्विटी मार्केट्स टेकिंग ऑफ, द इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट हैज़ ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेलर्स मार्केट टू बायर्स मार्केट। देखो मुझे क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे लग गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स फॉर डेवलपर्स सेटल्ड, मतलब डेवलपर्स के लिए, पिछले कुछ सालों में डेवलपर्स के लिए क्या, डेवलपर्स के लिए क्या। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स विथ डेवलपर्स सैडल्ड विद अनसोल्ड इन्वेंट्री, ठीक है ना, एंड द इक्विटी मार्केट्स टेकिंग ऑफ, द इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट हैज ट्रांजिशन फ्रॉम अ सेलर्स मार्केट इनटू अ बायर्स मार्केट। अब मैं कैसे बताऊं आपको, हम लोग हमेशा ऐसा ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब डेवलपर्स जो अनसोल्ड हैं, अनसोल्ड इन्वेंट्री के साथ, इन्वेंट्री से दबे हुए हैं, जिनका इन्वेंट्री का सामान नहीं बिका है, उनसे दबे हुए हैं, और इक्विटी मार्केट्स। ये क्वेश्चन चलो छोड़ दो, मैं आपको डिस्कस नहीं करता हूँ, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, और आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया कि छोड़ना भी है। तो आप चलो ऊपर देखो कि कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ डेमोक्रेसी एनीवन फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेड फॉर इलेक्शन कमीशन कैन कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। हमें किस चीज़ को देखना है,
एनी वन फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कहता है एक डेमोक्रेसी में कोई भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना, एनी वन जो कर रहा है, जो लेड किया गया है फॉर इलेक्शन परमिशन, यहाँ लग दिया है लेड बाय इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्धारित किया गया है, रखा गया है, वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। तो देखो क्या लिखा है, एनी वन फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो फुलफिल्ड किया था, ऐसा तो बिल्कुल भी इसका मतलब ये गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एनी वन डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग हमेशा फुलफिल करते हैं, डिटरमाइन नहीं करते हैं। फिर यहाँ कैलकुलेटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैलकुलेट क्यों करेंगे। एनी वन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चलो यहाँ पे फुलफिल की बात हो रही है, और यहाँ पे फिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल भी नहीं करते हैं, और यही सही सेंटेंस है। ऐसा ही देखा है ना आप लोगों ने लिखा हुआ, इन अ डेमोक्रेसी एनी वन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने ऐसा लिखा हुआ नहीं देखा है तो आपको देखना ही पड़ेगा। अब उसका एक ही तरीका है, मैंने आपको बता रखा है। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 20, द पुअर स्टॉर्क। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ये बचपन की उस कहानी से आया है जिसमें एक सारस और लोमड़ी की दोस्ती हो जाती है और खाने के लिए जो बुलाते हैं। द पुअर स्टॉर्क कुड नॉट हैव एनी सूप विद इट्स लॉन्ग बिल बट द फॉक्स इजिली टू लिक्ड अप द सूप फ्रॉम द प्लेट। अब देखो इजीली टू लिक्ड, ये देखते ही गलत लग रहा है, टू के बाद लिक्ड नहीं होना चाहिए और इजीली के बाद टू नहीं लगेगा। आपने कभी देखा है फास्टली टू रन बोलते हैं, हम लोग हमेशा फास्टली रन फास्टली बोलते हैं, ठीक है ना, या रन फास्टली बोलते हैं। फास्टली टू रन ऐसा कभी बोला हमने? तो आप ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कैसे गलत है, आप ये एक छोटे से सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो क्या लिखा है कि पुअर स्टॉर्क कोई भी सूप नहीं पी सका अपने लंबे चोंच से, लेकिन जो फॉक्स है वो आराम से सूप को प्लेट से चाट गया। द फॉक्स ईजी लिक्ड अप। अब देखो ईजी का मतलब आसान, एडजेक्टिव है, यहाँ एडवर्ब नहीं है ये, इसलिए ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है ना। द फॉक्स ईजिली लिक्ड अप द सूप। अ फॉक्स ईजिली लिकिंग अप द सूप। अ फॉक्स तो होगा नहीं क्योंकि उस खास फॉक्स के बारे में बात हो रहा है, और ईजिली लिकिंग अप, एक जगह बोला कुड नॉट है, कुछ नहीं हो सका, और दूसरा लिकिंग अप, टू द फॉक्स इजिली लिक्ड अप, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो आप देखो कितना इजी सा ये क्वेश्चन, तो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए था। ओके, नाउ लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 21 कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। देखो क्या लिखा है, वी यूज आवर ईयर्स टू लिसन टू कैल्यूमनीज। अब कैल्यूमनीज हम लोग को क्या है पता नहीं, हम लोग अपने कानों का इस्तेमाल करते हैं कैल्यूमनीज को सुनने के लिए। प्रोफेनिटी आपको पता है कि गंदी बातें, और इम्प्योर कन्वर्सेशन या फिर इम्प्योर कन्वर्सेशन। तो क्या कह रहा है जरा सा देख लो कि हम लोग अपने कानों को यूज़ करते हैं कैल्यूमनीज को सुनने के लिए, प्रोफेनिटी को सुनने के लिए और इम्प्योर कन्वर्सेशन को सुनने के लिए। मतलब ये भी इम्प्योर के टाइप का ही कोई चीज़ है। आवर टंग्स टू स्पीक फॉल्सली, और अपनी जुबान का इस्तेमाल करते हैं गलत बोलने के लिए। टेस्ट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, नशा दिलाने वाले ड्रिंक्स को टेस्ट करने के लिए या टोबैको को टेस्ट करने के लिए। और या फिर अपने जुबान का इस्तेमाल और किस चीज़ के लिए करते हैं, और टू सेइंग समथिंग वी शुड बीइंग असेम्ड ऑफ, या फिर यह कहने में जिसको कहने से हम लोग को शर्मिंदा होना चाहिए। तो और टू सेइंग ये तो गलत हो गया। तो ऐसा कहने में और किस चीज़ का इस्तेमाल, और किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं अपने जुबान का, अब ऐसा कहने में जिससे हम लोग को शर्मिंदा होना चाहिए। तो इन सेइंग होना चाहिए सबसे पहले तो, और टू से समथिंग, और इन सेइंग समथिंग वी शुड बीइंग, वी शुड बी, और वी शुड के बाद क्या लगेगा, बी, वी शुड बी असेम्ड ऑफ, वी शुड बीइंग असेम्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद है आपको, वी शुड बी असेम्ड ऑफ। और इन सेइंग एनीथिंग वी शुड बी असेम्ड, तो दिस शुड बी द आंसर। सो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, और मैं नीचे देखता हूँ ज़रा कि आगे क्या दिया है इसने। ठीक है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, और अभी हमने क्या देखा कि 5 क्वेश्चन हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से बनाए, और उसके बाद यहाँ पे 17 क्वेश्चन से लेकर कितने क्वेश्चन तक है, 21, मतलब 5 क्वेश्चन यहाँ हैं। इस 5 क्वेश्चन में से 3 तो आपका बिल्कुल बनना ही चाहिए था, तो 5 और 3 8 नंबर पे हैं। अभी हम वी आर एट 8 मार्क्स। और अब देखो, अब आया है डबल फिलर्स। डबल फिलर्स
थोड़े से कंफ्यूजिंग है, हार्ड नहीं है। इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करना है, इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, यही स्ट्रेटजी अभी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 22। डॉक्टर हैंसन बिलीव्स a gap has opened between what is understood about global warming by the dash scientific community and what's known by the people who need to, and that's the public। देखो कहते हैं डॉक्टर हैंसन ऐसा विश्वास करते हैं कि एक गैप खुल गया है किसके बीच? व्हाट इज अंडरस्टूड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या समझा जा रहा है, किसके द्वारा? साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा और लोगों के द्वारा। इसके बीच में गैप हो गया है, ठीक है ना। तो कहता है कि जो लोगों के बारे में द्वारा जाना, व्हाट्स नोन बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा जाना जा रहा है, हु नीड टू, जिनको कुछ करना है, तो आखिर लोगों को ही समझना है, ठीक है ना। तो रेलेवेंट साइंटिफिक कम्युनिटी, नोटेबल साइंटिफिक कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक कम्युनिटी, सुप्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी, वाइटल। तो पब्लिक को आखिर में क्या करना है? पब्लिक को ही समझना है। मैंने इसको कैसे बनाया? व्हाट्स नोन बाय द पीपल हु नीड टू नो। तो यहाँ मैंने सोचा अब ये आप पूछेंगे आपने कैसे सोचा? हु नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ग्लोबल वार्मिंग बाय द सुप्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी, नोटेबल भी मुझे लग रहा था, नोटेबल साइंटिफिक कम्युनिटी एंड व्हाट्स नोन बाय द पीपल हु नीड टू नोटिस, नहीं, यही सही है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, ये गलत भी हो सकता है। अब आप देखो कि कहाँ पे पहुँचेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 23 में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि इन द ऑफ इट्स जर्नी ऑफ 139 ईयर्स दिस न्यूज़पेपर हैज़ रिमेन्ड कंटेम्पररी। यह न्यूज़पेपर कंटेम्पररी रहा है। कंटेम्पररी रहा मतलब समकालीन रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से रहा है। रिमेन्ड कंटेम्पररी येट क्लासिक, और उसी समय फिर भी क्लासिक रहा है। क्लासिक मतलब पुरानी अच्छी चीज़ों को भी अपने साथ लेकर चल रहा है, उसी को क्लासिक बोलते हैं। बाय इफेक्टिंग पीरियोडिक डिज़ाइन चेंजेस, कैसे ऐसा ये रहने में कैसे सक्सेसफुल हुआ है, किस चीज़ के द्वारा? पीरियोडिक डिज़ाइन चेंजेस को इफेक्ट में लाते हुए एंड टेकिंग अ लीड टू न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी को कुछ मतलब जब पीरियोडिक डिज़ाइन चेंजेस ला रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी को ये जरूर अपना रहे होंगे। तो देखो क्या लिखा है, एंड अ लीड टू। मैं आपको देखो ये पहला इसमें क्या भरना है? ब्यूटी, टोटलिटी, एरा, एंटायरिटी, होल। तो इन द ब्यूटी ऑफ इट्स जर्नी ऑफ 139 ईयर्स, इन द टोटलिटी ऑफ इट्स जर्नी, इन द एरा ऑफ इट्स जर्नी, इंटायरिटी, होल। तो ये पहले से कंफ्यूजिंग लग रहा था, मैंने दूसरे पे नज़र गराया तो यहाँ पे लिखा है फॉलो न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो इसके बारे में अच्छी बातें लिखी गई हैं। चलो फॉलो न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। ग्रैब न्यू टेक्नोलॉजी, क्लास्प न्यू टेक्नोलॉजी, अडेप्टिंग, टू के बाद अडेप्टिंग लगेगा नहीं इसलिए इसको काट देंगे, और एम्ब्रेस। तो देखा न्यू टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रेस करते हैं। दूसरे कल्चर को हम लोग क्या करते हैं? एम्ब्रेस करते हैं। फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये न्यूज़पेपर 139 ईयर्स का अपना हिस्ट्री बता रहा है, और ये कभी नहीं चाहेगा कि हम किस फॉलो जैसा नेगेटिव मतलब किसी के पीछे हम चल रहे हैं। ये एम्ब्रेस कर रहे हैं, अपना रहे हैं नई टेक्नोलॉजी को, फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए सही ऑप्शन। देख रहे हो आपके जाने पहचाने वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इनको कैसे बनाना है। अगर पहला ना समझ में आया तो दूसरा मदद करेगा, दूसरा नहीं समझ में आया तो तीसरा बोलता हूँ मैं पहला। ओके, now let us look at this question number 24. First aid experts stress that, first aid के जो experts हैं वो किसी बात पर जोर देते हैं that what to do for an victim until a doctor or other trained person gets to the accident scene can save a life। ठीक है, तो विक्टिम के बारे में बात हो रहा है दूसरे में। तो देखते हैं कैसा विक्टिम भाई। तो इंजर्ड लिखा है, इंक्वायरिंग लिखा है, इंक्वायरिंग लिखा है, एफिशिएंट लिखा है, इंजर्ड लिखा है। तो डी तो हम ऐसे ही काट देंगे। इंक्वायरिंग विक्टिम नहीं होगा, इंक्वायरिंग विक्टिम नहीं होगा, और एफिशिएंट विक्टिम भी नहीं होगा। तो इंजर्ड विक्टिम और इंजर्ड विक्टिम। तो ए और सी। अब पहला ऑप्शन है नोइंग और दूसरा है रिगार्डिंग। तो लिखता है फर्स्ट एड एक्सपर्ट्स स्ट्रेस
दैट नोइंग व्हाट टू डू फॉर एन इंजर्ड विक्टिम, यह जानना कि क्या करना है एक इंजर्ड विक्टिम के लिए जब तक कि एक डॉक्टर या ट्रेन पर्सन एक्सीडेंट साइट सीन पर नहीं आ जाता है, जीवन बचा सकता है। यह जानना जीवन बचा सकता है कि क्या करना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखा आपने, हिंट छुपा के रखा गया है क्वेश्चन पेपर में। आपको बस थोड़ा ऐसे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने की आदत होनी चाहिए और रोज़ न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ते रहिए, नॉवेल्स पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों की किताबें भी पढ़िए। ओके, some error must have occurred, just give me a moment. All right, so question number 25 को देखो आप। under the strategic concept of marketing, the dash of marketing shifts from the product to the customer in the of broader। अब देखो कुछ चीज़ के शिफ्ट होने की बात हो रही है यहाँ पे। आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अंडर द स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग के स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केटिंग का कोई चीज़ शिफ्ट होने की बात कर रहा है, ठीक है ना। एफिशिएंसी, फोकस, एम, ऑब्जेक्टिव, पावर, ठीक है ना। तो मार्केटिंग का क्या शिफ्ट हो सकता है? एम ही शिफ्ट हो जाएगा मार्केटिंग का एम कभी शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है ना। एफिशिएंसी शिफ्ट हो जाएगा, पता नहीं, ऑब्जेक्टिव शिफ्ट हो जाएगा, पावर शिफ्ट हो जाएगा, फोकस। मुझे सबसे अच्छा जो ऑप्शन लगा वो अच्छा लगा 1 को देखते हुए, फोकस। अंडर द स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग द फोकस ऑफ मार्केटिंग शिफ्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। जो फोकस है वो प्रोडक्ट से हटकर कस्टमर पे शिफ्ट कर जाता है, ठीक है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ब्रॉडर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दूसरा जो है ये भी सही हो रहा है। और देखो इन द लिखा है तो इन द टॉपिक नहीं होगा कभी भी, ऑन द टॉपिक होगा। इन द सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑन द सब्जेक्ट होगा। और इन द इशू नहीं होगा, ऑन द इशू होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होता है हमेशा, और कस्टमर इन द डिस्कोर्स ऑफ या इन द डिस्कोर्स ऑफ भी होता है। तो आई विल गो विद बी, फोकस और कॉन्टेक्स्ट। तो 3 ऑप्शंस आपने देखे कि कैसे छाटा आपने 25। तो ये कितने क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 18 से लेकर 25 तक, तो 7 क्वेश्चंस थे ये। तो इन 7 में से मैं तो बोलूँगा कि आपको 5 तो बनना चाहिए था, और इन 7 में से अगर आप 4 भी बनाते हो तो चलो ठीक है। अब आ गया हमारा क्लोज टेस्ट। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन है, वही मैंने सोचा कि 7 क्वेश्चंस क्यों हैं, 8 क्वेश्चंस होने चाहिए थे। ग्लोबलाइजेशन इज़ अ फैक्टर, ग्लोबलाइजेशन एक खास तरह का फैक्टर है। अभी कौन सा तरह का फैक्टर है वही यहाँ पे भरना है। इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दैट, देखो ये कुछ करता है, क्यों? क्योंकि यहाँ भी ये कुछ कर रहा है, तो एक काम करता है और कुछ और भी करता है। तो अब देखते हैं क्या करता है। दैट मोबिलाइजेज कल्चरल वैल्यूज ऑफ पीपल एट ग्लोबल लेवल। तो पीपल का जो कल्चरल वैल्यूज़ है, कल्चरल सिद्धांत है, उनको ग्लोबल लेवल पे क्या करता है? मोबिलाइज करता है। तो ग्लोबलाइजेशन इज ए की फैक्टर भी हो सकता है, मेजर फैक्टर भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट चेंजेस होता है, सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होता है, टॉप लेवल फैक्टर ये तो देखने से ही गलत लग रहा है, और प्राइम फैक्टर भी हो सकता है, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फैक्टर भी हो सकता है। तो देखते हैं कि अगले में क्या लिखा है। तो पहले तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में कुछ अच्छा बात लिखा। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जो क्या करता है लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ को जोड़ता है ना ग्लोबलाइजेशन। देखो आप, अगर पूरी दुनिया अलग अलग रहे, सारे देश अलग अलग रहे, तो कल्चरल वैल्यूज़ कैसे जुड़ेंगे? तो देखो सबसे पहले लिखा है डिस्क्रिमिनेट, तो भेदभाव नहीं करता है ग्लोबलाइजेशन लोगों के कल्चरल वैल्यूज़ में, और उनको बदलता भी नहीं है। इंटीग्रेट्स, उनको जोड़ता है, एसिमिलेट करता है, तो ये सही ऑप्शन मुझे लग रहा है। जंबल बिल्कुल गलत, प्राइम और ज्वाइन करता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दैट इंटीग्रेट्स एंड मोबिलाइजेस कल्चरल वैल्यूज़, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 26। तो ये 8 क्वेश्चन में से आपके 4-5 तो बिल्कुल ही सही होने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 27 से 36 तक है 10 क्वेश्चन, और ये है एक क्लोज टेस्ट। इसमें 10 में से 9 तो सही होना चाहिए एक अच्छे स्टूडेंट का, और आपका 7-8 भी सही होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या लिखा है और किस चीज़ के बारे में है। मैंने आपको बोला है क्लोज टेस्ट बनाने से पहले हम लोग क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लेंगे। तो देखो अभी भी 30 मिनट्स हो गए हैं, मैं पूरे क्वेश्चंस को आपको बताता चल रहा हूँ। अभी 5 मिनट्स और हैं। इट हैज़ बीन अ नवंबर ऑफ अनएंडिंग एगनी फॉर चेन्नई।
a month that saw a century-old rainfall record being broken. Of a city of about 8 million people, more than half are the ravages of water, many dislocated from their homes and taking in makeshift shelters, some on rooftops, waiting to be rescued, as the swelling flood waters menacingly lick their way up. The entire city is marooned. Trucks cannot enter with good food stocks, nor can its citizens easily flee. ठीक है ना। तो ये चेन्नई में आपको समझ में आ गया कि नवंबर में अनएंडिंग पीड़ा की बात हो रही है, अनएंडिंग दुख का बात हो रहा है, क्योंकि भारी बारिश हुई है और लोग कैसे परेशान हैं। इस तरह का एक आर्टिकल लिखा गया है आपके लिए। ऑलराइट, तो सबसे पहले जो है ये क्या है, ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि 29। देखते हैं क्या लिखा है कि इट हैज़ बीन अ नवंबर ऑफ अनएंडिंग एगनी फॉर चेन्नई, अ मंथ दैट सॉ सेंचुरी ओल्ड रेनफॉल रिकॉर्ड बीइंग ब्रोकन। सदियों पुराना रेनफॉल का रिकॉर्ड टूट गया। ऑफ ए सिटी ऑफ अबाउट 8 मिलियन पीपल, मोर देन हाफ आर द रेवेजेज ऑफ वाटर के रेवेजेस को, वाटर को तबाही को आधा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, जरा देखें। तो स्क्वांडर, क्वारलिंग, बैटलिंग, स्क्वाटिंग और सफरिंग। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो झगड़ा नहीं कर रहे हैं, उससे हाथापाई नहीं कर रहे। स्क्वांडर, उड़ा नहीं रहे, बर्बाद नहीं कर रहे, इधर उधर तितर बितर नहीं कर रहे। स्क्वाटिंग का मतलब होता है सिर्फ बैठना, तो वो नहीं कर रहे हैं। सफरिंग और बैटलिंग, उससे जूझ रहे हैं या फिर उससे सफ़र कर रहे हैं। तो अब इन दोनों वर्ड्स में पेंच फंस गया है। ज़रा ऊपर चलते हैं, लाइन एक बार और पढ़ते हैं, कुछ हिंट मिलना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो लिखा है कि मोर देन हाफ आर सफरिंग द रेवेजेस ऑफ वाटर। मेरे ख्याल से यहाँ बैटलिंग होना चाहिए, ठीक है ना। सो आई विल गो विद बैटलिंग। क्वेश्चन नंबर 1 तो बना लिया हमने यहाँ से। अब जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है। द रेवेजेज ऑफ वाटर, मेनी डिसलोकेटेड फ्रॉम देयर होम्स, बहुत लोग अपने होम से डिसलोकेट हो गए हैं और मेक शिफ्ट शेल्टर्स में टेक लिए हैं। क्या टेक लिए हैं, तो हम लोग क्या टेक लेते हैं, चलते हैं देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, टेक, तो टेक रिफ्यूज दिखा है हमें। टेक शेल्टर होता है ना, टेक शेल्टर, तो यहाँ टेक शेल्टरिंग हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। वहाँ उनको शांति लिए हैं, ये भी गलत। टेक फूड की तो बात ही नहीं हुई है अभी, वो अपने घर से भागे हैं, तो वहाँ पे क्या लेंगे, शरण लेंगे। और टेक क्लोथ्स की बात नहीं है, टेक रिफ्यूज होना चाहिए, और आपको पता है कि रिफ्यूज का मतलब शरण है। तो टेक शेल्टर भी हो सकता था, लेकिन यहाँ शेल्टरिंग दे दिया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 28 भी बना लिया। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, ठीक है। तो from their homes and taking refuge in makeshift shelters, some on rooftops waiting to be rescued as the swelling flood waters menacingly lick their way up. जैसे जैसे पानी चढ़ रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई रेस्क्यू करेगा। द एंटायर सिटी इज मरून्ड, सारा सिटी मरून्ड है, पानी से घिरा हुआ है। ट्रक्स कैन नॉट एंटर विद फूड स्टॉक्स नॉर कैन इट्स सिटीजन्स इजिली फ्ली, ट्रक्स आ नहीं सकते हैं और इसके नागरिक आसानी से जा नहीं सकते हैं। ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स आर, ट्रेन्स और फ्लाइट्स क्या हैं, जरा देखें। रुक गए होंगे, जरूर रुकने की बात होगी, तो चलते हैं देखते हैं। ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स आर, क्या लिखा है, सराउंडेड, पहले ही हम इसको काट देंगे। ग्राउंडेड सही होता है, मैंने आपको बताया है कि प्लेन्स ग्राउंडेड हो जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, जीरोड काट देंगे। फ्लडेड होगा नहीं, और इवैक्यूएटेड, ट्रेन्स को क्यों इवैक्यूएट करेंगे। तो हर तरह से यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको मिल गया सही। तो अभी 3 क्वेश्चन हमने बनाए हैं इसके, और तीनों ही सही होने चाहिए। तो ट्रेन्स और फ्लाइट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो ग्राउंडेड हो गए हैं। एंड द फ्यू बसेज दैट समहाउ मैनेज टू लीव, जो फ्यू बसेज जो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं जाने में, दे आर डेस्परेटली, बुरी तरीके से क्या हैं, पैक्ड होंगे भाई, बुरी तरीके से ठसाठस होंगे, बुरी तरीके से भरे हुए होंगे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या कहता है हमारे ऑप्शन में। ऑप्शन में कहता है दे आर डेस्परेटली शंटेड क्यों होगा, दे आर डेस्परेटली स्टॉप्ड क्यों होगा, वो तो मैनेज कर रहा है जाने में। रीलोकेटेड क्यों होगा, पैक्ड सही ऑप्शन है, देखो बुरी तरीके से भरा हुआ पैक्ड। और मूविंग क्यों होगा, मूव तो वो कर ही रहा है।
तो अभी तक 4 में से 4 सही होने चाहिए थे। और चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। द सिटी इन बेटर डेज, मतलब जब अच्छे दिन थे, जब ये बाढ़ नहीं थे, अ थ्रॉबिंग ऑटोमोबाइल एंड IT हब। बोल रहा है क्या, सिटी अपने अच्छे दिनों में एक अच्छा थ्रॉबिंग मतलब पूरा एकदम बढ़िया ऑटोमोबाइल और IT हब था, पूरा एकदम एक्टिविटीज से भरा हुआ। हैज़ डैमेजेज, मतलब अच्छे दिनों में जो ऐसा था उसने कुछ किया है, डैमेजेस को किया है 15,000 करोड़ का। तो डैमेजेस को क्या करेंगे भाई, कुछ सफ़र टाइप की चीज़ करेंगे। तो चलो देखते हैं कि क्या है वहाँ पे ऑप्शन में। तो डैमेजेस को मैनेज किया है, पहला तो गलत हो गया। डैमेजेस को गेन किया है, गलत। डैमेजेस को अकर किया है, डैमेजेस को कॉज किया है, इसने थोड़ी क्या कॉज किया है, इसने तो सफ़र किया है, सिटी ने तो सफ़र किया है। ऑलराइट, तो ये पांचों में से तो कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए था। अब चलो आप ऊपर देखते हैं हम। द सिटी इन बेटर डेज अ थ्रॉबिंग, चलो 5 तो देख लिया था हमने। देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम चेन्नई एटलीस्ट 4 नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन तमिलनाडु अपार्ट फ्रॉम नेल्लोर एंड तिरुपति इन आंध्र प्रदेश हैव फार इन एक्सेस ऑफ देयर यूजुअल कोटा ऑफ विंटर रेन। इनका जो यूजुअल कोटा ऑफ विंटर रेन है, इनसे ज़्यादा इन्होंने किया है। क्या किया है, प्राप्त किया है रेन, इस बार रिसीव किया है। देखते हैं क्या किया है। हम लोग बोलते हैं ना दिस एरिया रिसीव्स रेनफॉल, ऐसा ज्योग्राफी में हमने देखा है ना। तो देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड, प्रोवाइडेड, गेन्ड, लेविड, अचीव्ड। जिन्होंने भी ज्योग्राफी पढ़ा है उनको तुरंत यही ऑप्शन आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, चलो देखते हैं कि अब 33 में क्या लिखा है। एरिया ने इस बार यूजुअल कोटा से ज़्यादा रेन रिसीव किया है। अब देखते हैं, एन एस्टिमेटेड 270 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स इन तमिलनाडु एंड द टॉल कुड माउंट, मतलब टॉल और चढ़ सकता है और बढ़ सकता है। दिस हैज़ बीन एन प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून excessive even by the standards of El Nino year, living forecasters the world over flummoxed। जरा सा समझने की कोशिश करो इसको कि क्या लिखा है। कहा है कि इस साल जो हुआ है, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून इस बार आया है, रिट्रीटिंग मानसून, इसको प्रोडिजियस की संज्ञा दी गई है, मतलब बहुत ही इसमें क्षमता था, ठीक है ना। और ये एक्सेसिव हुआ एल नीनो ईयर के स्टैंडर्ड से भी। एल नीनो ईयर में तूफान का ईयर होता है और थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है। तो दिस हैज़ बीन एन कैसा, नॉर्थ ईस्ट प्रोडिजियस। अब देखते हैं कि वहाँ पे कैसा लगा सकते हैं इसको। तो दिस हैज़ बीन क्यूरियसली, सुटेबली, सीरियसली, नियरली, अलार्मिंगली। तो देखो तबाही की बात हो रही है तो अलार्मिंगली लगाएंगे यहाँ पे। सीरियसली तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अलार्म बजा देने वाला हुआ इस बार, और यही उसमें लिखा भी गया है, बहुत चौंकाने वाली बात हुई, ठीक है ना। तो दिस हैज़ बीन एन अलार्मिंगली प्रोडिजियस नॉर्थ ईस्ट मानसून। अलार्मिंगली प्रोडिजियस, इतना क्षमता कि अलार्म बजा दे। द वेदर मैन हैव अ फ्यू मोर डेज ऑफ रेन ऑफ रिड्यूस्ड इंटेंसिटी। जो वेदर मैन है, जो फोरकास्ट करते हैं, वो क्या करेंगे, या तो फोरकास्ट करेंगे नहीं तो प्रेडिक्ट करेंगे। चलो देखते हैं नीचे की क्या है 8th के ऑप्शन में। ओके, देखो यहाँ पे साफ साफ है फोरकास्ट है, तो वेदरमैन हैव प्रिडिक्टेड होगा, तो ये भी गलत कर देंगे, ये गलत हो जाएगा और ये तो हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। थोड़ा ऊपर नीचे करने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस 2 से 3 मिनट में बन जाने वाले थे। द वेदरमैन हैव predicted a few more days of rain of reduced intensity. Amidst prolonged despair, the people of the state have great fortitude, ingenuity and generosity। बोलता है इस prolonged, इस बहुत लंबे समय तक चलने वाली despair, निराशा भरे वाले समय में या दुख वाले समय के बीच राज्य के लोगों ने दिखाया है great fortitude, ingenuity और generosity, तीनों अच्छी क्वालिटीज़ दिखाया है। तो have shown, ऐसा ही कुछ चीज़ होना चाहिए वहाँ पे। देखते हैं, तो देखो हैव शोन, प्रिटेंड नहीं किया है, दिखाया है, गिव भी नहीं किया, अज्यूम भी नहीं किया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। ऑलराइट, सो यस, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कम अंडर फ्लैक। देखो स्टेट गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म भी हुआ है फॉर नॉट बीइंग एज डायनेमिक और विजिबल एज द आर्म्ड फोर्सेज, सोशल एक्शन ग्रुप्स एंड न्यूमरस इंडिविजुअल वॉलंटियर्स हैव बीन। मतलब इतना एक्टिव नहीं हुए जितना ये सारे लोग एक्टिव हुए हैं। अ डेस्परेट सिटीजनरी मतलब नागरिकों का समूह, अंडरस्टैंडेबली
एक्सपेक्ट्स स्पीडी रिटर्न टू सम सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी। कोई दिक्कत नहीं अगर ये लाइन समझ में नहीं आया। येट देयर आर लिमिट्स टू हाउ द गवर्नमेंट कैन डिलीवर इन सच एडवर्स कंडीशंस। अब फिर भी लिमिट है कि कैसे गवर्नमेंट इसमें इन एडवर्स कंडीशंस में डिलीवर कर सकता है। कैसे मतलब हाउ फास्ट, हाउ वेल, या इस तरह की चीज़। तो देखते हैं वहाँ पे क्या लिखा है। हाउ क्विकली, हाउ सेनली, हाउ एक्यूरेटली, हाउ हार्मलेस, हाउ जजिंगली। तो हाउ क्विकली होना चाहिए। ओके मुझे तो यही लगता है। तो ये हो गया आपका 10 क्वेश्चन। इस 10 में से अगर आपके 2 भी गलत होते हैं तो चलो मैं आपको 3 का भी मौका देता हूँ। तो अभी आप यहाँ से कितने क्वेश्चन उठाएंगे हम लोग, यहाँ से कितना मार्क्स उठाएंगे, 7 मार्क्स तो मिनिमम। अब हमारा आ गया सेंटेंस रीअरेंजमेंट का, पैरा जंबल जिसको हम कहते हैं। काफ़ी ट्रिकी होता है ये।